गर्मी में गरीब बहू का 8 कमरों का ठंडा ससुराल। आहा, कितनी ठंडी ठंडी झरझर हवा चल रही है। इतनी ताजी ताजी हवा खाकर मन प्रसन्न हो गया। सत्यवती पेड़ वाले कमरे की बालकनी से ठंडी हवा खा रही है। दूसरी मंजिल के कमरे में बहुओं ने रसोई बिठा रखी है, जहां वो पकौड़े सेक रही हैं। तभी आसमान में बादल गरजते देख बच्चे दूसरे पेड़ घर के कमरे से सीढ़ी चढ़कर छत पर चढ़ जाते हैं। हमारे छत पर कितनी ठंडी ठंडी बर्फ जैसी हवा चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है। दीपांशु, देख हमारे 4-4 मंजिल के कमरे वाले घर से सबके मकान कितने पिद्दू से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं है। आखिर क्यों इस परिवार ने गर्मी में जमीन छोड़कर पेड़ पर बसावट कर ली, और कैसे पेड़ पर 1 नहीं 2 नहीं 8 कमरे बनाए, आइए देखते हैं। जहां गर्मी से बेहाल परेशान पूरा परिवार पसीने पसीने हुआ कमरे के अंदर बैठा होता है। बहू, तुम दोनों का खाना पक गया हो तो फटाफट से पंखा चालू कर दो। पूरा शरीर चिपचिप कर रहा है पसीने के मारे। जी, बस 2 मिनट में चला देते हैं। पापा जी, रोटी और रह गई है। आशा बहू, जब तुम दोनों को पता है गर्मी का मौसम चल रहा है तो चूल्हा बाहर लगाकर खाना पीना क्यों नहीं बना लेती? उतना बड़ा खुला आंगन अचार डालने के लिए थोड़ी रखा है। सत्यवती, इन दोनों का हाल बिल्कुल भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस करे पंगुराई, कितना भी कह लो, लेकिन फिर भी दोनों को खाना पकाना गर्मी में कमरे में ही करना होता है। अंदर घमस जो फैलानी होती है, जब तक कमरे को भट्टी जितना तपा नहीं देती, इनके कलेजों को ठंडक नहीं पड़ती। आशा दीदी, चलिए बाकी की रोटी चूल्हा बाहर डालकर बना लेते हैं और ससुर जी बैठे बैठे ताने देते रहेंगे। बबीता, अब तो केवल 2-4 लोई की रोटी बनानी है। सब्जी तो बन गई है ना, फिर सबको खाना डाल देंगे। मुझको नहीं खानी रोटी, मम्मी मेरे लिए चावल बना देना। कोई चावल नहीं बनने वाले, मैंने रोटी बनाई है, चुपचाप से रोटी खाना। नहीं, मुझको चावल नहीं खाना, मुझको सूखी रोटी अच्छी नहीं लगती है। अगर मनीषा दीदी के लिए चावल बनेगा तो मैं भी चावल नहीं खाऊंगा। जब गोलू और मनीषा चावल खाएंगे तो मैं क्यों अकेले रोटी खाऊं? मुझको भी चावल खाना है। तीनों बच्चों को चावल खाने के लिए रट लगाते देख आशा गर्मी से परेशान खुंदक खाते हुए डांट लगाती है। चुप करो तीनों के तीनों, बस एक दूसरे की देखा देखी करनी है। अरे जब तुम तीनों को चावल ही चरना था तो पहले क्यों नहीं बोला? तुम्हारे हिस्से का आटा नहीं गूंथती। बड़ी बहू, अगर बच्चों का चावल खाने का मन है तो पतीले में 2 गिलास चावल धोकर बिठा दे। इतना चकर चकर करने की क्या आवश्यकता है? माँ जी, बात बनाने की नहीं है, लेकिन इन दोनों ने रात में भी रोटी बनवा लिया था और किसी ने नहीं खाया। सुबह 6 रोटी फेंकी है। गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है कि खाना 2-4 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पा रहा। बहू, गर्मी का तो कोई इलाज ही नहीं है। हमारे जुग जमाने में तो चैत में इतनी ठंड पड़ती थी कि रजाई तो हम मई जून में ओढ़ते थे, और अब तो मार्च अप्रैल में भुट्टो की तरह भूनने वाली गर्मी होती है। पता नहीं इस बार जेठ में ये गर्मी का क्या ही तहलका मचाएगी। माँ, इस भयंकर गर्मी पड़ने का जिम्मेदार भी तो इंसान खुद ही है। हर साल घर मकान बनाने के लिए पेड़ों की कितनी कटाई होती है कि न मौसम में ठंडकपन बचा है और न ही शुद्ध हवा। बबीता कमरे के अंदर चूल्हा जलने से भपका फैला देखकर रसोई का सामान समेटकर खुले आंगन में लाती है और चूल्हा डालकर दोबारा से आंच जोड़कर खाना पकाती है। तौबा तौबा तौबा, आंगन की जमीन भी ज्वालामुखी जितनी जल रही है, जबकि सुबह सुबह ही मिट्टी से पूरे आंगन की लिपाई पुताई करी थी। 2 दिन से धूप भी तो इतनी कड़क निकल रही है कि दोनों पेड़ के पत्ते भी मुरझा से गए। एक पत्ता भी सुबह से हिला डुला नहीं है। कोई चारा न होने के चलते दोनों को कड़ी धूप गर्मी में खुले में रसोई करनी पड़ती है। दरअसल सत्यवती और दयाराम के पास जमीन तो बहुत थी, जिस पर बड़े आराम से 8 से 10 कमरे बनाए जा सकते थे, लेकिन शुरू से पारिवारिक जड़ गरीब रह जाने के चलते बड़ी मुश्किलों में पुरखों द्वारा बनाए एक कमरे में ही गुजारा कर रहे थे, जिसमें नहाना धोना खाना पीना सोना सब कुछ करने में उन्हें दिक्कत रहती थी। इसीलिए विकास प्रभात 1-2 कमरे बनवाने के लिए दिन रात मजदूरी में लगे थे। वहीं उनके कच्चे 1 कमरे की झोपड़ी के बिल्कुल सामने अमीर केतकी का 4-5 कमरे का पक्का मकान था, इसीलिए वो ऐंठ में रहती थी। ऐसे ही एक रात, जल्दी से खाना परोस दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। बबीता प्रभात विकास को खाना परोस के दे देती है। तभी कमरे के कोने में रखे कूड़े की थैली से मक्खी उड़कर खाने की थाली पर भिनभिनाने लगती है। अरे ये मक्खी कहाँ से आ गई? घर में कितनी बार कहा है खाना देने से पहले फर्श पर थोड़ा पोंछा मार दिया करो। अरे थोड़ी ठंडक भी हो जाएगी और साफ सुथरापन भी बना रहेगा। गर्मी का मौसम है। चल चल, हट 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 हट।
कमरे में मक्खी भिनभिनाने के चलते प्रभात को भड़कते देख बबीता ठंडे मिजाज से बात को संभालती है। अजी आप गुस्सा मत कीजिए, खाना खाइए, मैं इस मक्खी को भगाती हूँ। बबीता जुगाड़ लगाकर कपड़े से हाँकते हुए मक्खी को बाहर करने लगती है। तभी मक्खी प्रभात के खाने में पड़ जाती है, जिस पर प्रभात पिनक जाता है। अरे बड़े ही अच्छे से अच्छा खाना खिलाया तुमने, अब तुम ही खा लेना ये मक्खी पड़ा हुआ खाना। ये मक्खी घर के अंदर लग कैसे जाती है? प्रभात भैया, इसमें भाभी की क्या गलती है? जब कूड़े की थैली भर गई है, 2 दिन से कूड़ा वाला भी नहीं आया, तो गर्मी से पन्नी के अंदर पड़े पड़े कूड़ा सड़ गया है। अरे तो कमरे के अंदर ही कूड़ा जमा करके रखना जरूरी है क्या? चौखट के बाहर भी तो रखा जा सकता है। कितनी बदबू मार रहा है, नींद कैसे पड़ेगी? अरे तुम दोनों भाई को जब देखो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता रहता है। अरे जब एक ही कमरा है तो उसी में तो रहन सहन करना पड़ेगा, या फिर तुम दोनों को इतना गरज पड़ा है तो 2-4 कमरे क्यों नहीं निकलवा देते हो? माँ तुम तो ऐसे ताने मार रही हो जैसे हम दोनों भाई तो दिन भर हाथ पैर में तेल लगाकर घर में ही बैठे रहते हैं। जितनी मजदूरी मिल रही है उसमें परिवार का खर्चा पानी तो उठा रहे हैं ना। थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे तो कमरा भी बनवा देंगे। बड़ी बहू ऐसा कर, मेरी खाट बाहर आंगन में ही लगा दी। लगता नहीं इन दोनों माँ बेटे का कलेश खत्म होगा। वैसे भी इस कमरे में दम घुट रहा है मेरा। जी पापा जी 2 मिनट दीजिए, मैं बिस्तर करती हूँ। भाभी मैं और नुपुर खटिया बिछाते हैं, आप चादर तकिया ले आओ। हाँ ठीक है। निभा नुपुर कमरे में से खटिया लेकर खुले आंगन में आती है तो आंगन में लगे घने पेड़ों से झमाझम ठंडी हवा चल रही होती है। आज तो आंगन के दोनों पेड़ से कितनी झरझर ठंडी ठंडी हवा बह रही है। आज सबका बिस्तर आंगन में ही लगा देते हैं। हाँ वैसे भी कमरे के अंदर आज दमकती गर्मी है, नींद भी नहीं आएगी। कम से कम यहाँ पेड़ की शुद्ध ठंडी ठंडी हवा में चैन की नींद तो पड़ जाएगी। आंगन में पेड़ों से ठंडी ठंडी हवा चलती देख निभा नुपुर आंगन में से कमरे के अंदर आती हैं, जहाँ पूरा परिवार गर्मी से पसीना पसीने और चिपचिप हुआ पड़ा था। मम्मी मुझको पंखा कर दो ना, तेज की गर्मी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही है। हे भगवान, ये लड़का भी ना बिना पंखा करवाए सोता भी नहीं है। पता नहीं गर्मी का मौसम कब खत्म होगा। भाभी आज बाहर बहुत ही ठंडक भरा मौसम है, सब खुले आंगन में सोते हैं। ठंडी हवा चलने की बात सुनकर गर्मी से परेशान पूरे परिवार के चेहरे पर एक सुकून सा आ जाता है। दोनों बहू गर्मी में सबका बिस्तर आंगन में पेड़ के नीचे करती हैं। पूरा परिवार लाइन से सो जाता है। शुक्र है जो आज का मौसम ठंडक भरा है, सो जाओ। इसीलिए तो कहता हूँ पापा, हम अपना घर पेड़ के ऊपर ही बना लेते हैं, तब हमारा घर इन पड़ोस वाली खड़ूस आंटी से भी ऊंचा होगा और हम बड़े मजे से ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। ये लड़का भी ना जब देखो अटपटी बातें करता है। इस पेड़ की डाली इतनी कच्ची कमजोर होती है कि इंसान के बैठते ही टूट जाए, घर टिकना तो दूर की बात है। हंसते मुस्कुराते पूरा परिवार खुले आंगन में सो जाता है। अगली सुबह केतकी परिधि अपनी बालकनी में आती है और खिल्ली उड़ाती है। मम्मी जी जरा हमारे गरीब पड़ोसियों को देखिए, कैसे कीड़े मकोड़े की तरह गर्मी में सोए पड़े हैं। बहू ये गरीब लोग तो होते ही नीच निर्लज्ज है, शर्म भी नहीं लगती। सास ससुर बहू सब इकट्ठे सो जाते हैं। घर में जवान जवान बेटी हैं, बहू हैं, अरे कम से कम उनके लिए 2-4 कमरे बनवा लेते। केतकी के इस तरह से ताना मारने पर सत्यवती दयाराम को असहजता सी लगती है। तभी निभा भड़क जाती है। आंटी जी आप दोनों सास बहू को दूसरों के घर में ताक झांक करने के अलावा कोई काम नहीं होता है क्या? जब देखो हमारे आंगन में आंखें जमाई रहती हो। अरे मैं अपनी मकान की बालकनी में ताजी हवा खाने के लिए खड़ी हूँ। तुम गरीबों की औकात है तो तुम भी बनवा लो घर। अपने पक्के मकान पर इतना ऐठ मत खाओ केतकी, वरना एक दिन तुम्हारा शान और मकान ढह जाएगा। मम्मी जी चलिए इन 2 कौड़ी के 3rd क्लास लोगों के मुंह मत लगिए। दोनों सास बहू बालकनी से चुपचाप अंदर चली जाती हैं, मगर केतकी के ताने छुरी के जैसे सत्यवती के कलेजे में लगते हैं। पता नहीं ऊपर वाला कब तक मेरे परिवार की हंसी उड़वाएंगे। सबने अपने कई कमरों के मकान घर कर लिए हैं, लेकिन केवल हमारा ही एक कच्चे कमरे की झोपड़ी रह गई है। इसीलिए सब हमको नीचा कमजोर समझते हैं। माँ तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द भगवान हमें भी गरीब हालातों से उठाएगा। दोनों भाई टूटे मन से बिना कुछ खाए पिए ही काम पर चले जाते हैं। इसी तरह गर्मी के कहर में गरीब ससुराल वाले एक कमरे में बड़े लाचारी से टाइम काट रहे थे। वहीं उनके कच्चे कमरे की छत से मिट्टी झड़ झड़ कर बिल्कुल हल्की हो चुकी थी और साथ ही दिन रात दीवारों से भी मिट्टी निकलती है। एक दोपहर तीनों सास बहू आंगन में गर्मी में गेहूं चुन रही होती हैं। अरे बहू तुम दोनों ऐसे एक एक गेहूं को चुनोगे तो सारा टाइम तो इसी में खप जाएगा। जितने तुम गेहूं धोकर सूखने के लिए पसारोगी धूप ही चली जाएगी। माँ जी गर्मी में धूप तो रोज ही कड़क हो रही है, आज नहीं तो कल सुखा देंगे गेहूं। मैंने ये चावल फटक दिया है, इस बोरी में भर दो
लाओ गेहूं फटक देती हूँ। माँ जी, आप कितनी देर से गर्मी में बैठकर अनाज साफ करवा रही हैं? आप अंदर जाकर आराम कर लीजिए, हम कर लेंगे। अरे मिलजुल कर जल्दी हो जाएगा तो तीनों चलेंगे। तभी देखते देखते आसमान में बरसाती घटाई छा जाते हैं और तगड़ी धूल मिट्टी उड़ने लगती है। ओ बेटे, मौज कर दी, कितनी ठंडे ठंडे हवा चल रही है। मुझे तो झूला झूलने में बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो जा रहा हूँ पेड़ के ऊपर वाली डाली पर बैठने, वहाँ ठंडी ठंडी हवा लगेगी। तीनों बच्चे पेड़ की ऊंची डाली पर चढ़कर बैठ जाते हैं। वहीं बहुएं बोरियों में अनाज उठाती हैं, जिसमें नंद भी लगी थी। अरे तुम तीनों फिर से बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गए, नीचे आओ। बुआ, हमारा ट्री हाउस बहुत मजबूत है, हम नहीं गिरेंगे। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा लग रही है। जहाँ दीपांशु गोलू दूसरे पेड़ की दोनों तरफ की निकली मोटी मोटी डाली पर बैठे थे, पेड़ों के तने डाली इतनी मोटी थी कि उस पर छोटे छोटे कमरे आराम से टिकाए जा सकते हैं। तभी थोड़ी देर की बारिश से उनके कच्चा आंगन बिल्कुल दलदल बन जाता है और आंगन की चौखट नीचे होने के चलते रोड से गटर का बदबूदार काला पानी आंगन में आ जाता है, जिसे अपने कमरे की खिड़की से देख परिधि सीढ़ी चढ़कर छत पर आ जाती है। बस यही देखना बाकी रह गया था कि तुम दो कौड़ी के गरीब जमादार की तरह गटर का पानी निकालो। परिधि बहू, इन गरीबों की औकात के लिए ये जमादार का काम सूट कर रहा है। और जितना इनका लंबा चौड़ा परिवार है, इतने में तो 7-8 कमरे लगे, पर एक ही कमरे में सब गर्मी में जमे रहते हैं। इस बार केतकी की बातों का सत्यवती करारा जवाब देती है। इतना करके मत दिखाओ केतकी, सब कोई जानता है कि किस कमाई का दम तुमने 4-5 कमरों का मकान खड़ा किया है। गरीब दुखियारे लोगों को लूट कर उनके साथ घूसखोरी करके बनाया हुआ घर टिकता नहीं है। सत्यवती की सच बात से दोनों सास बहू को एक बार फिर से मिर्ची लग जाती है। और ये आज के टाइम में हर कोई इसी तरह कमाता है और ईमानदारी से काम कर रहे तुम्हारे बेटों ने क्या उखाड़ लिया? औकात है तो बनवा कर दिखाओ 7-8 कमरे। पैसों के घमंड में चूर केतकी सत्यवती को चुनौती देती है, जिसे इस बार सत्यवती स्वीकार कर लेती है। बहुत जल्दी तुम्हारे इस 1 मंजिल के मकान के सामने मेरा 7-8 कमरे का घर तैयार होगा, देख लेना। बोलते बोलते सत्यवती अपने एक कमरे के कच्चे घर द्वार को देखने लगती है। उसकी आंखों में लाचारी के आंसू थे। लगभग 3-4 घंटे लगाकर दोनों बहू आंगन से पानी निकाल कर उसे सूखी मिट्टी से लीप देती हैं और बारिश छूटते ही गर्मी और घमस भरा मौसम कर देता है। थोड़ी सी बारिश टिप टिप कर रह गई, अब तो और भी ज्यादा तगड़ी गर्मी लग रही है। इससे तो अच्छा पीट पीट बरखा पानी बरस जाता तो मौसम में थोड़ी ठंडक पड़ जाती। रात में सब किसी तरह गर्मी में खाना खाते हैं। प्रभात विकास, किसी तरह अपने सेठ से थोड़े पैसों का जुगाड़ करो ताकि 5-6 कमरे बनवाकर खाली पड़ी जमीन छींक जाती रोड पर की जमीन है, ज्यादा वक्त तक खाली छोड़ना ठीक नहीं, वरना सरकार रोड में निकाल लेगी जमीन। माँ, इस जमीन पर कमरे बनवाने का कोई फायदा नहीं होगा। इस जमीन की नींव इतनी कच्ची है कि इसी कमरे का बार बार प्लास्टर करवाते हैं पर रुकता नहीं है। ऊपर से बारिश में एकदम दलदल बन जाता है। हमने जमीन बेचने के लिए बात की है, कल एक खरीदार देखने आएगा, बस सही रेट में जमीन निकल जाएगी तो बना बनाया 7-8 कमरे का घर देख लेंगे। बेटा, ये पुरखों की जमीन है, इसे बेचना क्यों है, इसी में बस कर रहेंगे। सत्यवती को जमीन से बहुत ज्यादा लगाव रहने के चलते उसे बेचने की बात से दुख सा लगता है। अगले दिन खरीदार जमीन को देखने आता है पर उसे जमीन पसंद नहीं पड़ती। नहीं भाई, मुझको ये घाटे का सौदा मंजूर नहीं है भाई। अरे पूरे जमीन में तो इस पेड़ों की जड़ें फैली हुई हैं। इतनी कच्ची और दलदली जमीन है, इसे ही भरवाने में कितनी मिट्टी लग जाएगी, पड़ता नहीं खाएगा भाई मेरा। खरीदार जमीन खरीदने से मना करके चला जाता है, जिसे देखकर अमीर सास बहू खूब खुश होती है। वहीं लगातार मिट्टी निकलने के चलते छत हल्की हो जाती है और धूप की किरण सीधे उनके घर में आती है, जिससे गरीब ससुराल वालों को रहने में और दूभर हो जाता है। और एक दिन इतनी तगड़ी चक्रवर्ती बवंडर आता है जिससे उनकी झोपड़ी तिनकों की तरह टूट जाती है। पूरा परिवार गर्मी में पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। अपने उजड़े हुए घर को देखकर सबकी आंखों में आंसू थे। क्या से क्या कर दिया भगवान तूने, सहारे की छत भी हमसे छीन ली। तू बड़ा जालिम है। सच में किसी तरह इस गर्मी में एक कमरे में टाइम तो कट रहा था। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तुम परेशान मत हो, मैं और भैया कोई छोटा मोटा किराए का कमरा पता करके आते हैं। दोनों भाई भयंकर गर्मी में किराए का कमरा देखने के लिए भटकते हैं पर कहीं बात नहीं बनती। पूरा ससुराल भीषण गर्मी में पेड़ की छांव में शरण लिए हुए था। माँ, मुझको दाने खुजली कर रहे हैं, पापा घर देखकर कब आएंगे? दीपांशु के पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल चुके थे, जिसे खुजली करते हुए खून आने लगता है।
भाभी देखिए, भैया आ गए। अजी आप दोनों ने कहीं घर देखा? बच्चे गर्मी से परेशान हो रहे हैं। आशा, मकान तो बहुत देखे लेकिन डबल रूम सेट भी 7 से 8 हजार रुपए का मिल रहा है, प्लस में एडवांस और सिक्योरिटी अलग से देना पड़ेगा, और हमारे पास तो एक खोटा सिक्का तक नहीं है। मकान का महंगा किराया सुनकर बेघर ससुराल वालों के चेहरे पर बेबसी छा जाती है। गर्मी अलग से कहर ढा रही थी। तभी पेड़ों से झमझम हवा चलने लगती है, जिसे देखकर गोलू, पिताजी किराए पर घर लेने की क्या जरूरत है? हमारे आंगन में कितना मजबूत पेड़ है, हम इसी पर कमरा बना लेते हैं, इससे हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। गोलू का ख्याल बेघर ससुराल वालों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तब बबीता आशा पेड़ के तनों को देखने लगती हैं, जो कि काफी मोटा था, और दोनों पेड़ों के दोनों तरफ मोटे मोटे तने थे, जिस पर आदमी आराम से चल फिर सकता था, और एक पेड़ पर 4 कमरे बनाए जा सकते थे। जेठानी जी, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन पेड़ों के तने सचमुच में कितने मोटे हैं। इस पर हम 4-4 छोटे छोटे कमरे बना सकते हैं। हाँ, और इस पेड़ पर कितने पत्ते और पंचकियां हैं। ठंडी हवा खाने के लिए परेशान तो नहीं होना पड़ेगा। किराए पर भटकने से अच्छा है हम इस पेड़ पर ही बसावट कर लेते हैं। आशा और बबीता की बात उनके पतियों को भी जच जाती है। ये सही जुगाड़ है, पेड़ पर छोटे छोटे कमरे बना लेते हैं, कम से कम किराया देने की हर महीने की टेंशन तो नहीं रहेगी। पूरा गरीब ससुराल काम शुरू करते हैं। आशा बबीता पड़ोस से 2 लकड़ी की सीढ़ी मांग कर लाती हैं, जिसके सहारे वह पेड़ के उस मोटे तने वाली डाली पर चढ़ जाती हैं और पहली मंजिल निकालने के लिए चुनते हैं। ये तना और डाली दोनों बहुत ठोस हैं, इसी पर से हम पहली मंजिल के 2 कमरे निकालेंगे और बाकी के 2 कमरे दूसरी मंजिल पर। अब दोनों बहू ऊपर वाले भाग पर काम शुरू करती हैं और दोनों के पति तने के निचले हिस्से सतह को खोखला करके अंदर से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं, और दोनों ननद कड़ी गर्मी में घने जंगल से लकड़ियां काट काट कर इकट्ठा करती हैं, जिससे वो तने के अंदर से कमरे बनाते हैं और डाली से छोटी सी बालकनी बनाते हैं, जिन पर पेड़ों की हरी हरी शाखाएं पंचकियां लग जाती हैं। मम्मी, हमारा पेड़ वाला कमरा अंदर से कितना ठंडा ठंडा कूल है, यहाँ पर तो बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही। सच में भाभी, इस पेड़ वाले कमरे में इतनी ठंडक है जैसे कि एसी चल रहा हो। अरे तने को काट कर अंदर से कमरा बना है, और पेड़ के तने जमीन की जड़ में से पानी का रिसाव खींचते हैं, इसीलिए इस कमरे की तासीर ठंडी है। बहू, तुम दोनों ने बहुत अच्छा जुगाड़ लगाया है। बस माँ जी, दूसरे पेड़ पर हम रसोई बनाएंगे ताकि सुख साधन से बैठकर खाना बना सके और किसी को गर्मी ना हो। अगले दिन से दोनों बहू और उनके पति दूसरे वाले पेड़ की कटाई चालू करते हैं, जिसकी जड़ों वाले हिस्से को खोखला करके अंदर से टॉयलेट सीट बनाते हैं और ऊपर वाले हिस्से में एक कमरा रसोई के लिए बनाते हैं, जो कि अब 8 कमरे बन चुके थे। हमारे छत पर कितनी ठंडी ठंडी बर्फ जैसी हवा चल रही, बड़ा मजा आ रहा है। दीपांशु, देख हमारे 4 मंजिल के कमरे वाले घर से सबके मकान कितने पिद्दू से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल गर्मी नहीं है। भगवान का धन्यवाद हो जो अब हमारे परिवार को गर्मी में गुजारा करने की जरूरत नहीं। हमारे पास भी अपना 8 कमरों का घर है। इसी के साथ पूरा परिवार बारिश के सुहावने मौसम को एंजॉय करते हुए गर्मा गर्म पकौड़ी खाता है, और पूरा परिवार गर्मी में 8 कमरे के मकान में ठंडक में सुलभता से रहन सहन करता है।